नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अमूमन इस तरह की शिकायतें आती रहती थी पहले भी कि सत्ता पक्ष के लोगों को बेहतर सुरक्षा कवच मिला है और जो विपक्ष में लोग हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। ऐसा ही एकोमोडेशन को लेकर के भी आता है, लेकिन अब ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जब से बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी थी और उसके बाद से जब से यहां पर राज्यपाल शासन लागू हुआ, प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ या यूटी बनी, उसके बाद से और भी शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। कल आलम यह रहा कि खुद पीसीसी चीफ को पत्रकार वार्ता करनी पड़ी और पत्रकार वार्ता में उन्होंने संगीन आरोप लगाए, मनमानी के आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कहा कि जब स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला की सरकार हुआ करती थी तब भी स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो पीसीसी चीफ हुआ करते थे उनकी अकोमोडेशन नहीं छीनी गई थी। लेकिन आज आलम यह है कि उनको ना तो कश्मीर में अकोमोडेशन है और ना ही जम्मू में अकोमोडेशन है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो कुछ बी पार्टीज हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको हर एक उनके लीडर्स को सुरक्षा दी गई है और साथ साथ में उनको सरकारी वाहन भी दिए गए हैं, कुछ को एकोमोडेशन भी दी गई है। लेकिन सदाकत यह है कि जो लोग पब्लिक के बीच में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, करते हैं, उनको सुरक्षा से वंचित रखा गया है। चर्चा करेंगे। शेख बशीर जी हमारे साथ एनसी से। शेख साहब, आपका स्वागत है। विक्रम रंधावा, फॉर्मर एमएलसी और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, आपका भी स्वागत है। रविंद्र शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे हुए थे, आपका भी स्वागत है। रविंद्र जी, आप इसे शुरुआत करेंगे। वाकया ही में इसको लेकर के डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सिक्योरिटी और अकोमोडेशन को लेकर के? देखिए, मुद्दा गंभीर है जी विनोद जी। बात यह है कि अब 2014 से लेकर ये 8वां साल है जी। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पे कभी ऐसी बात नहीं की। हालांकि ये आज नया सिलसिला नहीं था, और अगर हमने कहीं इस बात की शिकायत की होगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की होगी जी। हम ये मानते हैं कि रूलिंग पार्टी थोड़ा बहुत जो है भेदभाव करती हैं जी, लेकिन जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत है, अलग खिता है। या हमें विपक्ष के साथ नहीं लड़ना प्रायोरिटी होनी चाहिए। लड़ना आतंकवाद के खिलाफ है और लड़ना अलगाववाद के खिलाफ। यानी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के साथ सीधा सीधा टकराव ले रहे हैं? अब ऐसा लगता है कि विपक्ष के साथ लड़ रही है सरकार जी और प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की विपक्ष है जी। ले बजाय के हम वो पार्टी है जिसने इस देश को आज़ाद कराया, कुर्बानियां दी। जम्मू कश्मीर के इतिहास में कितने लोग हमारे शहीद हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हुए, दूसरी मेन स्ट्रीम पार्टीज के भी हुए, लेकिन अब बीजेपी के भी हुए हैं। बीजेपी के भी हुए। हमने कहा कि ये तो जो इनकी प्रेजेंस आप ये करते हैं तो वहाँ भी होती है, लेकिन पिछले ज़माने में 30-32 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जूझ रहा है जी। और मुझे याद है कि जब हमारी सरकारें थी उस वक्त बीजेपी की प्रेजेंस तो कश्मीर में थी नहीं जी, लेकिन थोड़ी बहुत जो कोई भी पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी, ओपोजिशन पार्टी थी, स्टेट पार्टी थी, उनको इनकरेज किया गया जी। टाइम टू टाइम गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी कि कम से कम उनको फैसिलिटेट किया जाए कि पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल एक्टिविटी होना भी एक अलगाववाद को, आतंकवाद को तमाचा होता है। जी जी जी। जम्मू कश्मीर में अगर दोबारा रिवाइव हुई डेमोक्रेसी 6 साल के बाद, तो वो नतीजा था कि आपने विपक्ष से बाकी नेताओं को, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, ये सारे इंतजाम किए गए कि उनको सुरक्षित जगह पे ठहराना। आज कितने लोग मारे गए, बीजेपी के भी मारे गए, शहीद हुए, सिक्योरिटी जवान तो हो रहे, लेकिन कितने पीआरआई भी मारे गए। लेकिन कितना मुश्किल दौर देखा होगा कि जब लोगों के लिए अकोमोडेशन भी की गई, उनको घरों से उठा करके बंद किया गया, सुरक्षा में रख के, तो वो जिंदा रहे। कल पॉलिटिकल एक्टिविटी या कल वही लोग जमहूरियत को वहां मजबूत करते हैं, आतंकवाद का, पाकिस्तान का मुकाबला होता है। और रविंद्र जी, क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं को कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने से सुरक्षा के कारण दिक्कत आ रही है? देखिए, मीर साहब ने कल आपको बताया कि कई बार उनको पूछा जाता है आप कहाँ हैं, हफ्ते में 1 दिन जाइए, फलां दिन जाइए, और एक तो फ्री मूवमेंट नहीं। दूसरा मैं कहता हूं कि जो हमारे बहुत कैबिनेट मिनिस्टर रहे जी, वो एमएलए रहे, मंत्री रहे, क्या उनको खतरा नहीं है? क्या वो किसी पार्टी से जिन्होंने इस देश का झंडा उठाया, जो इस जमहूरियत में करते हैं, क्योंकि वो तो चाहते नहीं है जमहूरियत हो, आप उनकी भी सुरक्षा विड्रा करेंगे, डाउनग्रेड करेंगे। यहाँ तक पीसीसी अध्यक्ष की बात तो पहली बार आपको पता लगी होगी कि कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन था, वो जम्मू में हाउस अरेस्ट थे जी। जब 5 अगस्त के बाद हाउस अरेस्ट थे, जो उनका ओनर था उसको धमकियां दी गई कि आप
सामान उठा के बाहर फेंको। Right. फिर ओनर से यह कहा गया, वो तो टेलीफोन भी बंद थे, जी कि भाई हमारा आपका प्राइवेट एग्रीमेंट होगा। उसने कहा कि भाई मैं नहीं फेंकूंगा, आपने किराया भी नहीं दिया। लेकिन इस किस्म की नीतियां भी ठीक है, लेकिन हमने कभी उसको मुद्दा नहीं बनाया, सरकार के जुल्म झेले। लेकिन आज हम नहीं कहते, हम कहते हैं वो आउटफिट्स जी 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 जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जी, अभी नई आउटफिट्स, विक्रम जिसे पूछते हैं, उनका वाकई ये तानाशाही नहीं है? आपको नहीं लगता है नए नए आउटफिट से वाकई लोग देखते भी हैं, आंकलन भी करते हैं कि जब इस वक्त ना तो कोई एमएलए है, उनको भी बड़े बड़े जो जिसमें मिनिस्टर रहते थे वो बंगले दिए गए हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। और जिस तरीके से रविंदर शर्मा जी ने आरोप लगाया कि जो लोग पब्लिक के बीच में जाकर के राजनीतिक गतिविधियां करने चाहते हैं, जिनको जरूरी है सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, कि ये तानाशाही नहीं है? देखिए विरोध जी, तानाशाही वाली बात तो नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा मजबूत लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने का राइट है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या जो पार्टियां इस बात को लेके बवाल खड़ा कर रही हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर डायरेक्ट किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं है, ना यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री है। ठीक है, केंद्र में हमारी सरकार है और केंद्र की सरकार के अधीन ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, ये भी एक पहलू है। लेकिन यकीनन इसमें कि इस फ्रेम से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिक्योरिटी या अकोमोडेशन प्रोवाइडेड है और नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के लोगों से वो चीजें छीनी जा रही हैं, तो उस मापदंड से अगर देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो सकता है। और यकीनन है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का एक अपना तामझाम फैला हुआ है। वो अपने फ्रेमवर्क से उसको देखते हैं कि कौन व्यक्ति है जो कितना मोबाइल है, कितना पब्लिक के अंदर है, कितनों को सिक्योरिटी की जरूरत है, कितनों को सिक्योरिटी कवर की जरूरत नहीं है। कई ऐसे भी हैं जो घरों में भी रहते हैं और सिक्योरिटी का पूरा कवर एंजॉय करते हैं। उसके अलावा भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई ऐसे लोग हैं हमारे, खास करके मैं कहूंगा जम्मू के अंदर ही, ना वो कहीं सोशल फैब्रिक में है, ना कहीं वो पॉलिटिकल फैब्रिक में है, लेकिन उनके घर में होमगार्ड भी है और 3-3 पीएसओ भी है। वो कर्टसी है पिछली नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या पीडीपी की सरकारों की, क्योंकि वो उनको ओबलाइज करते थे और उनका सेटअप ब्यूरोक्रेसी में आगे भी चल रहा है। लेकिन यहां तक अभी रविंदर जी ने भी कहा और कल मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मीर साहब की, अगर इन लोगों ने इस बात को उठाया है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो पहली बात कोई रोल नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ा पक्ष दिया जा रहा है, ऐसी बात मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। जो फ्रेम में आते हैं, जो सिक्योरिटी कवर में आते हैं, हमारी भी सिक्योरिटी रिव्यू होती है। हालांकि विरोधी, मैं आपको बताऊं, 31 अक्टूबर 2019 को हमारा टेन्योर खत्म हो गया था एज ए एमएलसी, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी स्टेट से यूटी की। सेम डे 1 नवंबर को मैंने अपने घर से अपनी होमगार्ड विड्रॉ करवा ली थी। मैंने पहले भी नहीं रखना चाहता था, लेकिन अब उन लोगों ने भेज दिया था तो हमने उनको कैरी किया था। लेकिन सेम डे मैंने लिखित तौर पे डीजी साहब को कह दिया था कि ये 4 लोग आपने मेरे घर पे लगा रखे हैं, मुझे इनकी जरूरत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, ये 4 कहीं और उपयोग हो सकते हैं, इनको वहां रखिए। और अकोमोडेशन को लेकर भी मैं कहूंगा हमारे कई मिनिस्टर्स ने एग्जाम्पल भी सेट किया। फॉर एग्जाम्पल प्रिया सेठी जी है, जिस दिन हमारी सरकार गिरी थी, हम सरकार से बाहर आए थे, राष्ट्रपति शासन यहाँ लगा था, सत्यपाल मलिक जी आ चुके थे, सेम डे हमारी एक्स मिनिस्टर प्रिया सेठी जी ने अपनी वजारत रोड वाली अकोमोडेशन को खाली करके अपने घर में शिफ्ट कर गए थे। ठीक है, अभी जो लोग प्रेसिडेंस में आते हैं, जो लोग प्रोटोकॉल में आते हैं, वो लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको प्रोवाइड कर रखी है तो उस फ्रेमवर्क में आते होंगे तभी होंगे। लेकिन ये इंटेंशनली अगर कहीं हो रहा है तो ये उसको रोकना चाहिए। बशीर साहब, ये कितनी सच्चाई है इसमें रंधावा जी की बात में कि अफसरशाही की सरकार है, बीजेपी का कोई दखल नहीं है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या ये प्रॉक्सी सरकार नहीं है बीजेपी की जम्मू कश्मीर में? पहली चीज ये है कि ये जो सिक्योरिटी सब्जेक्ट है जी, 1990 के बाद जब मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में जी बढ़ी, उससे पहले जितने भी लेजिस्लेचर्स थे जी, और बहुत से 90% लेजिस्लेचर जो थे वो गाड़ियों में नहीं चलते थे, बसों में चलते थे, बगैर किसी सिक्योरिटी के चलते थे। 90 के बाद जब 90 में हालात ख़राब हो गए तो 90 से लेके 95 तक उस वक़्त की गवर्नमेंट जो थी वो मिन्नतें करते थे कि कोई आए, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करे, पॉलिटिकल एक्टिविटी और पॉलिटिकल प्रोसेस में जो कुछ भी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए था उसको मिलता था। गाड़ी मिलती थी,
तेल उसका मिलता था, उसके बाद जो भी सिक्योरिटी के बाकी लवाजमात थे कि ताकि वो मूव करें। 96 में गवर्नमेंट बन गई। उस वक़्त 1990 से लेके 1996 तक बीजेपी नहीं थी, कहीं नहीं थी। और उस वक़्त जो लोग थे, जिन लोगों ने प्रोसेस में शुरू किया, उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे। वो लोग, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग। ये जो शर्मा साहब ने कुछ बात की, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी और कांग्रेस के लोग भी मारे गए। जी। फिर 2002 में हुकूमत बदली। 2002 में जब हुकूमत बदली तो कुछ चेंजेस आना शुरू हो गई। जो कल तक वहां मूव करते थे, उनकी सिक्योरिटी उस वक्त भी कम करने लगे। तो बहरहाल कुछ अरसे के बाद मैं ये मान के चलता हूँ, जिस तरह आपने कहा और शर्मा ये रंधावा साहब भी कहते हैं कि जनाब हमारा अमल दखल नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, ये बीजेपी के ही इशारे पे चलता है। ये मैं मान के नहीं चलता हूँ कि नहीं जी, चाहे वो इशारा दिल्ली से हो, चाहे वो लोकल हो। एलजी साहब भी जो हैं वो बीजेपी का ही रूप हैं। पहली दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एलजी है, पहले तो एलजी था नहीं, गवर्नर थे। यहाँ सहना साहब रहे हैं गवर्नर, यहाँ जनाब वो गिरीश चंद्र साहब थे, यहाँ फौज के वो थे जनरल, क्या नाम है, रहे हैं। उन्होंने हर एक पार्टी को ऑन बोर्ड लिया, हर एक पार्टी से मशवरा भी करते थे और उनसे पूछते थे कि बताओ भाई आपके तजर्बे से हमको क्या करना चाहिए। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि ये साहब जो हैं, एलजी साहब, माफ़ करना मैं चूँकि वो बातें कुछ कहने लगा हूँ, ये पता नहीं किसको पूछ के। और ये जो अफसरशाही है, अफसरशाही इस वक्त अरूज पे है। सिक्योरिटी का जो ताल्लुक है वो मूवमेंट की बात नहीं है। जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जो कहीं चल रहे हैं मार्केट में, उनको पता है, लेकिन अफसर उन्हीं के इशारे पे काम कर रहे हैं। जब वो जो उनको चीज़ बना के देते हैं और वो उसी हिसाब से रैशनल नहीं है। जी बीजेपी के बीजेपी के जितने भी हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट तक जो हैं, उनको सिक्योरिटी दी गई है जी। और जो बाकी लोग हैं, जिन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे रोल अदा किया, वो सड़क पे लाए, खड़े कर दिए। अकोमोडेशन की तो बात ही नहीं है। जी रविंदर जी, ये नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है। अमूमन हम देखते थे कि जो विपक्ष में लोग होते थे, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो ओब्लाइज करते थे। हमने देखा हुआ है हाँ। कि जब विपक्षी सदस्य आया है, इसकी कोई प्रॉब्लम्स है, इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन ये नया ट्रेंड सेट हो रहा है। देखिए, बात यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, सियासत में मर्यादाओं का लाज किया जाता था। मैं इसको आज भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या अपोजिशन नहीं बनाता, लेकिन चाहे इनका दखल हो, कम हो, ज्यादा हो, लेकिन इनका दखल होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल क्लास है, मैं ये नहीं कहता कि इनका दखल है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली से अपॉइंट होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक पॉलिटिकल आदमी आए थे, तो हमें भी बड़ी उम्मीद थी कि ये कुछ बात सुनते हैं और सुना भी, पहले से बेहतर करते हैं। लेकिन या तो उनके नॉलेज में नहीं, या वो इस चीज़ तवज्जो नहीं देते। तो इसलिए हमने मीडिया के माध्यम से ये बात लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाने की बात की है। पहले भी उठाएगी। वो शायद इसको नॉन सीरियसली या कैजुअली लेते होंगे, कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। हमारे बहुत से लोग, जो लोग जब मैं और रंधावा जी शायद पढ़ते होंगे, तब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। मैं कोट कर सकता हूँ नाम, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। आज वो 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर के बाद एक भी एसओ नहीं। क्या रंधावा साहब या कोई आदमी इसको जस्टिफाई करेगा कि उसको खतरा नहीं? जा उस आदमी को। और दूसरी तरफ से जो आदमी शायद कभी सरपंच भी नहीं जीता, पार्टी के पास से जनरल सेक्रेटरी हो सकता है, कल पार्टी बनती है तो वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं, उनको गाड़ी भी आप दोगे गवर्नमेंट खर्चे से, सिक्योरिटी भी दोगे, क्योंकि वो आपके जो है वो अपनी आउटफिट्स हैं। बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है, उसके लोग एमएलए रहे, एमएलसी रहे, मंत्री रहे। अगर उनको जो सिक्योरिटी है वो ओपोजिशन के मंत्री एमएलए को भी बराबर होनी चाहिए। अगर गाड़ी नहीं भी है, गाड़ी इनको ही दे दीजिए, लेकिन कम से कम सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। अगर किसी के पास 4 हैं, वो एक फील्ड में जाता है, दूसरे के पास एक भी नहीं, वो कैसे जाए? रविंद्र जी, आपने ये बात एलजी साहब से बात की थी? हमने बड़े शाइस्ता ढंग से, हमारी जो इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर की, रजनी पाटिल जी, और उन्होंने खुद भी मुलाकात की, क्योंकि वो राज्यसभा में शायद इकट्ठे भी रहे हैं और वो हाउस में उनको जानकार थी। उन्होंने एक दो बार उनको मैसेज भी किया और चिट्ठी भी लिख के दी, जिसको मैंने खुद जाकर के एलजी साहब को जब मैं मिला तो मैंने कहा ये बातें पब्लिक में करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कि यहाँ जो हम भी समझते हैं यहाँ जितनी जरूरत है उसके मुताबिक असेसमेंट हो। लेकिन वो कौन सा आला है
कि उस असेसमेंट में मेरे भाई रंधावा जी XMLC मेरे साथी हैं कि उसमें इनको खतरा निकल आता और मुझे खतरा निकल आता, जो बशीर साहब को नहीं निकल आता। और जो शोपुर से MLA होगा जहां से वो सबसे गढ़ है, वहां उनकी क्या हाल है। स्टेट का प्रेसिडेंट एक पार्टी का, उसको 25 हो, कोठी भी हो, मिनिस्ट्रियल, और दूसरी पार्टी आपको मीर साहब ने मिसाल दी कि शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम मुफ्ती साहब अध्यक्ष थे, बहुत बड़ा टकराव भी था और कई लोग एजिटेशन भी मारे गए, लेकिन इस हद तक वो भी नहीं गए इंतकाम में कि उनको घर से निकाल दो। और हमारे लोगों को घर से निकालना छोड़ो, किसी के पास नहीं होगा, लेकिन हमने कभी मुद्दा नहीं बनाया। इन्होंने एक दो मिसालें जाती तौर पर दी, लेकिन इनके बड़े बड़े लोग तो कोठियों में हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में, लेकिन कांग्रेस ने कभी प्रोटेस्ट किया। हम कहते हैं ये खुद सरकारों को अगर मर्यादाओं की बात करते हैं तो फिर चैरिटी बिगिंस एट होम कि वो बड़े लोगों से शुरू होनी चाहिए, लेकिन हम उसकी बात अकोमोडेशन की बात नहीं करते। आज इत्तेफाक है कि तीनों के तीनों फॉर्मर MLC हमारे पैनल में हैं, बशीर साहब भी, आप भी और रविंदर जी भी। लेकिन देखिए इस वक्त आपने इतना बड़ा, यानी सरकार ने 5 दिसंबर 2019 को जो फैसला लिया था, 5 अगस्त को, एक बड़ा अहम फैसला था। उसके बाद एक स्टेगनेशन सी आ गई थी, ऑल पार्टी मीट बनती है। तो अगर इस तरीके से आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे अलग-अलग पार्टीज के नेताओं को, तो फिर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कैसे बहाल होगी? आप इलेक्शन भी कह रहे हैं कि करवाने हैं असेंबली के, तो अगर इस तरह से सिक्योरिटी नहीं दी गई तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हडल क्रिएट जरूर होगा। देखिए विनोद जी, मैं तो बड़ा स्पष्ट मानता हूँ कि सिक्योरिटी सिनेरियो जो है क्वार्टरली सबका रिव्यू होना चाहिए। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, इस वक्त हम सभी लोग सबका है, ठीक है ना, कोई सबका MLA है, कोई सबका MLC है, कोई 3 बार का मिनिस्टर रह चुका है, कोई 1 बार का रह चुका है, कोई टफ एरिया में काम कर रहा है, कोई प्लेन एरिया में काम कर रहा है। हम शहर के अंदर है, हम बड़े ज्यादा टफ एरिया में नहीं है, लेकिन ठीक है पार्टी के काम के लिए जाना पड़ता। अगर एज ए फॉर्मर MLC मैं एंटाइटल हूं तो मुझे प्रोवाइड होनी चाहिए। अगर मैं फॉर्मर MLC नाते प्रोवाइड नहीं हो, तो चाहे बीजेपी का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, या कांग्रेस का हो, तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं LG एडमिनिस्ट्रेशन को एक ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, तब तो लगता है कि हम एक मजबूत गुलदस्ते को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर कहीं यहाँ जो एलिगेशंस मेरे बड़े भाई लगा रहे हैं, वो उसमें कहीं ना बीजेपी का कोई रोल नहीं है। मैं स्पष्ट करूं कि किसकी सिक्योरिटी बढ़ाओ, किसकी कम करो, किसको नहीं दो, किसको दो, ना ही हम किसी के लिए रिकमेंड करते हैं पार्टी की तरफ से कि इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। एजेंसीज खुद काम कर रही हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बड़ी मुस्तैदी से काम करता है। उनको पता होता है कि कश्मीर या खास करके हमारे मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया में कौन सी पार्टी का कौन सा जो लीडर है वो सक्रिय है, कितना फील्ड में है, और यकीनन कहीं ना कहीं हमारे बयान भी ऐसे आ जाते हैं। कितना इत्तेफाक है। आप ये बताइए कि जब ये LG एडमिनिस्ट्रेशन कोई बड़ा फैसला लेती है तो भाजपा अपनी पीठ थपथपाती है। जब LG एडमिनिस्ट्रेशन कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है तो आप कहते हैं अफसरशाही है, आंकलन होना चाहिए, सुरक्षा को असेस किया जाना चाहिए। देखिए बड़े फैसले LG साहब जब वो लेते हैं तो यकीनन वो केंद्र सरकार को विश्वास में लेकर लेते होंगे। तो ये जो यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तो मुझे लगता नहीं है कि उनको केंद्र की तरफ से कोई डायरेक्शन आती होगी, भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की सिक्योरिटी कम कर दो, कांग्रेस के लोगों की कम कर दो, जो बीजेपी के लोगों की बढ़ा दो। ऐसा कोई भी फ्रेमवर्क केंद्र तय नहीं करता है। और यकीनन मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं ऐसी चूक होती है तो ये जो इंटरनल इनका अपना सेटअप है LG एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां पर कुछ रिव्यू होता होगा। अलबत्ता मैं ऐसा मानता हूं कि एक फ्रेमवर्क जो है वो सबके लिए बराबर। साहब आपके पास आता हूं, पहले रविंदर जी कुछ कहना चाहते थे। मैं रंधावा जी की बात से सहमत हूं कि इनकी लोकल लीडरशिप की इंटरफेरेंस चाहे ना हो। मैंने कहा जिम्मेवारी आज किसकी है? आपने जिस तरफ इशारा किया, जो मैं इशारा कर रहा हूं, कल पॉलिटिकल क्लास बैठ जाएगी जी। और आप रोज कहते हैं डिलिमिटेशन होगा, चुनाव होगा, इन द रन अप टू द इलेक्शन है। सबकी मजबूरी है वहां इलेक्शन में जाना। अगर आपने अकेले ही लड़ना है, पहले भी जैसे लड़ा कि हमारी लीडरशिप अंदर थी और चुनाव होते रहे, फिर भी हमने चुनाव लड़ा। फिर आप नहीं, DDC लड़ा, जो हालात में भी लड़ा, BDC में भी जब हुआ तो हमने कहा हम लड़ेंगे, लेकिन आपने हमारे प्रेसिडेंट को भी रिहा नहीं किया। और इसलिए ये डेमोक्रेसी ना बनी। मैं आप पे इल्जाम नहीं आयद करता, लेकिन एक जिम्मेवारी जरूर है इस वक्त रूलिंग पार्टी की, ये देखना, चाहे अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी। और दूसरी बात यह है कि हम पॉलिटिकल क्लास है, हमें पता है कि कौन सा PSO कल हमारे साथ था, रंधावा जी के साथ था, आज वो किस प्रॉपर्टी डीलर के साथ है, वो ड्राइवर किसके साथ है, वो किस ओहदे पे रहा है,
कभी विधायक नहीं जो रहे, सरपंच नहीं रहे, उनके पास गाड़ियां हैं जो हमसे छीन करके दी गई हैं, लेकिन उनके पास सरकारी वहां खर्चा नहीं होता, हम गाड़ी नहीं मांगते। चलिए मिश्र साहब, ड्राइवर नहीं मांगते, इसलिए कई ऐसे हैं। मैं कहता हूं इनको हाईलाइट करना चाहिए। अगर ऐसी कोई ब्लैक शीप सिविल सोसाइटी में बैठी है जो मैनेज करके बैठी हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। लेकिन यकीनन रविंद्र जी, ऐसी चीजों को आप क्योंकि अपोजिशन में हो, खुल के आप बोल सकते हो, आपको तो ऐसे नाम उजागर करने चाहिए कि भाई ये किस मापदंड में सिक्योरिटी प्रोवाइड की, ताकि वो चीज खुल के सामने आएगी। कोई व्यक्ति इसको शटर करता है कि नहीं करता है। किसी के पास आपका पद है, किसी के पास दूसरी पार्टी का पद है। मैंने कहा होना चाहिए, अगर देना किसी को खतरा है। बीजेपी का मंशा क्या है सरकार की इस तरीके से? मैं समझता हूँ रंधावा जी ने दबे अल्फाज में मान ही लिया कि ये चूंकि इस तरह है। हम भी मान के चलते हैं कि एलजी साहब यहाँ लोकल बात करते हैं या नहीं करते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि रिव्यू की जब बात करते हैं जी, रिव्यू हर जमाने में होता था। जब स्टार्ट हुआ उससे हर 3 महीने के बाद एक रिव्यू होता था, 6 महीने के बाद रिव्यू होता था कि क्या सिचुएशन है। अफसरों का पिक एंड चूज अपनी उनकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग भी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स हो, जो एलजी साहब हैं वो पूरी कमांड करें। उस जमाने में पार्टियां भी अपने अपने लेवल पे रोल अदा करती थी। आज वो सूरत नहीं है। आज अगर गुलाम अहमद मीर साहब जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस के, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी, तो मुझे लगता है ये शर्मिंदगी की बात है। आप विनोद जी ये भी नोट करेंगे, जो कश्मीर के अंदर माइग्रेशन हुआ वो जम्मू की तरफ कुछ लोग आए, उसमें जो यहाँ कुछ जगहों के ऊपर बैठे तो वो छुपे, अपने आप जान बचाने के लिए छुपे। उनको अगर थोड़ा सा सहारा मिला, उनको भी उन्होंने सड़क पे लाया, उनकी भी वो अकोमोडेशन खत्म की। हमको उनको भी देखना है कि जो लोग उस वक्त थे 1990 में, मैं कश्मीर के अंदर जब था तो मुझे एक चीज़ अखबार में दिखाई देती थी, शायद शर्मा साहब को याद होगा, एक पेपर जब छपता था तो उसमें लिखा होता था कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूं कि मेरा किसी पार्टी के साथ लेना देना नहीं है। तो जब मैं ये देखता था रोजाना तो मैं सोचता था ये क्या है, तो इसलिए कहते वो लिखते थे कि ताकि हम बचें, ताकि हम बचें। पार्टी चीफ के, आपके पार्टी चीफ ने अच्छा किया, लंदन भाग गए। हाँ जी, है ना। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो जो लंदन वाला मसला है उसके ऊपर सीरियस कभी नहीं, कभी नहीं लगता था नहीं कभी नहीं सर। मैं आपको बताऊंगा, वही जब देखिए ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब हुआ, उन्होंने कहा संभालो, और उसी को जब लाया ना, उसी को लाया, फिर मिन्नत करके लाया कि आप आइए संभालिए। और जब वो आया, अगर वो रोल नहीं अदा करता तो उस वक्त सूरत कुछ और। विक्रम जी कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं बताना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन है और हम ठीक है एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस लगा रहे हैं। हमने वो दंश झेला है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की सरकार थी। आपको पता विनोद जी, मेरे पिताजी विधायक रहे हैं और मजबूत विधायक रहे हैं, और 2002 तक वो भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर से विधायक थे। 2009 से पहले उनकी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी गई। कोई उनको बताया नहीं गया कि आपके पीएसओ हम क्यों उठा रहे हैं। हालांकि 6 वर्ष विधायक रहने के बावजूद भी हमारे पिताजी ने कभी होमगार्ड नहीं उनकी कभी नहीं ली, ना मांगी, ना इन्होंने भेजी। उसके बाद 2009 में एक कोई ऐसा इशू बन गया कि हम लोग एक बिरादरी के नाते, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, उनसे मिलने के लिए गए थे और वहां पे कोई बात सिक्योरिटी सिनेरियो पे बात हो गई। तो मेरे पिताजी ने कहा, उमर अब्दुल्ला साहब, मैं पूर्व विधायक हूं भारतीय जनता पार्टी का, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई, मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। उमर अब्दुल्ला बतौर चीफ मिनिस्टर, मैं उस वक्त वहां मौजूद था, तो वो क्या कहते हैं, अब आप लोगों को सिक्योरिटी हम नहीं देंगे। आई एम विटनेस टू दैट वर्ड्स। और मेरे पिताजी ने कहा, मैं मांग नहीं रहा हूं, आप मुख्यमंत्री, मैं आपको बता रहा हूं क्या सिनेरियो है, नहीं दीजिए, मुझे जरूरत भी नहीं है। बशीर साहब, आप ऐसे करेंगे इस तरह की उम्मीद भी रखेंगे? मैं दिल से कह रहा हूं, ये मेरे सामने के बात है बशीर साहब, मेरे पिताजी के हम उम्र है, मैं बता रहा हूं, ये हमने झेला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लीडरों के हाथों के ये दंश हमने तब झेले जब सरकारें होती थी। आज तो सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेट क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये हमने भुगता है। लेकर भी रहे, ये इकट्ठे भी रहे, चौधरी साहब एनसी। हाँ, मैं कह रहा हूँ, इसलिए उनको मजाक में कहा, और फारूक अब्दुल्ला साहब अगर विधानसभा में किसी से तराते थे तो वो चौधरी प्यारा सिंह जी से तराते थे और किसी और की परवाह नहीं करते। क्या वजह मुझे नहीं पता, लेकिन वो थे, उनके साथ भी रहे। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर कोई गलती हो रंधावा साहब, वो मिसाल नहीं बनाई जाती। प्रेसिडेंट अच्छी चीज का बनता है। अगर कोई गलती, एक चीफ मिनिस्टर कैसे डिसोन करता है किसी गुस्से में कि नहीं हमने आपको सिक्योरिटी नहीं दी, हो सकता है उनके साथ फिर नाराज होकर हमसे चले गए, तो ये बात उनको कही हो। वो किसी एक इंडिविजुअल से, ऐसी मिसालें हैं कि हम ऐसी मिसालें हैं कि सामान बाहर फेंका गया,
किसी इंडिविजुअल के साथ वो सरकार, गलत है भाई। पॉलिटिकल सरकार वो कभी गलत चलती है। थी, वो किसी पॉलिटिकल, सरकार के नाते महंगा कह दो, वो गलत है। वो पॉलिटिकल फैसले हैं, लेकिन ये एक सिक्योरिटी का मामला है। मैं ये कह रहा हूँ कि कई ऐसे भी लोग हैं, आप कोई गवर्नर साहब से हम यही कहेंगे कि हमने ये मामला सिर्फ इसलिए कि उनके नज़र में भी पहुंचे, और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जी। उनको देखना चाहिए कि एक तरफ हमको मिलिटेंसी से, अलगाववाद से, आतंकवाद से लड़ना है, और दूसरी तरफ से आप फैसिलिटेट करो। कोई सुविधा, ज़्यादा सिक्योरिटी की सुविधा की बात नहीं है, और सुविधाएं आप चाहे बीजेपी के दे दो, और दूसरी जो अपनी आउटफिट है उनको दे दो, सरकारी है, लेकिन वो कौन सा असेसमेंट है? इस असेसमेंट में भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट को खतरा जम्मू में आ जाता है, एक ही होना चाहिए। नहीं, बात सुन ली, हाँ बिल्कुल ठीक है, इस बात आई। और नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जो कि एस्टेब्लिश जमातें हैं, कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में कश्मीर में सफर किया है, और जम्मू में भी ऐसे लोग हैं कि भाई उनको, आपको लगता है कि ये एक्स मिनिस्टर जो है, ये कोरोना में 2 साल में आपने कौन सा रीच मार लिया जी। जब बीजेपी के लीडरों ने बयान 2-4 दिए होंगे पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे बताइए कि आपने कौन सा आतंकवादी मार दिया? आपके लोग भी शहीद हुए। हम कहते हैं यहाँ बीजेपी को खतरा है, उनको भी दो, पॉलिटिकल जो जेन्युइन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, हम किसी के खिलाफ नहीं। बड़े इश्यूज के लिए मुझे लगता है कि छोटी छोटी रंजिशें जो है वो बुला देनी चाहिए। सबसे बड़ा इशू ये है कि डेमोक्रेसी बहाल करनी है। हालांकि डीडीसी के इलेक्शन तो हुए हैं, लेकिन लोग चाहते हैं पॉपुलर गवर्नमेंट हो। पॉपुलर गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को तभी तैयार किया जा सकता है कि जब उनके नुमाइंदे सुरक्षा के साथ पब्लिक के बीच में जाएं। देखिए, जब आपको याद होगा कि डीडीसी के जब चुनाव हुए तो उस वक्त जो हुकूमत थी, जो ये थे, क्या नाम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे उनको आश्वासन दिया, लेकिन बाद में वो भी चलाते रहे, उनको भी सिक्योरिटी नहीं दी, वहां भी पिक एंड चूज हुआ। मैं ये समझता हूं कि जो हमको सुन रहे हैं, मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग हैं, कि वो रैशनल कायम करें। अगर कोई रैशनल है, एक्स लेजिस्लेचर को दे दो तो सब दे दो, सबको जो एक्स लेजिस्लेचर का बनता है। अगर कोई डीडीसी का मेंबर है उसको भी दे दो। और फिर दूसरी चीज है कि जो वल्नरेबल एरियाज में रह रहे हैं उसका भी वे देखो, या ये इंतजार करना है कि जब कोई मरेगा उसके बाद हम ये रिव्यू करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, हम इस पर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। गलतियां हो सकती हैं, हमारे ज़माने में भी हुई होंगी, दूसरे ज़माने में भी हुई होंगी, लेकिन ये सिक्योरिटी के मामले में शायद हमको इकट्ठा होना पड़ेगा और एक ही समय का अभाव है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि एसपी साहब की ये इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती कि आप इनकी घटाइए या किसी को तंग करिए। उनका हो सकता है कहीं किसी पार्टी की तरफ थोड़ा सा रुझान हो के इनको दे दीजिए। आज हम उम्मीद करते हैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस चीज़ को जायज़ तरीके से जस्टिफाई करें। जी। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी, आपका शुक्रिया। बशीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।